है आप सभी का आपके अपने चैनल पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम सक्सेसफुली बढ़ चुके हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी। जी हाँ, आज हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी फटाफट आ जाओ और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है पहला न्यूमेरिकल जो है, देखिएगा यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या दे रखा है, एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब जो मॉलिक्यूल जगह लेता है वो, और टू द एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब रियल में जो गैस जगह ले रही है वो टोटल जगह, मतलब अगर इस रूम में देखा जाए तो गैस का मॉलिक्यूल होता इतना है लेकिन जगह लेता है बहुत ज्यादा। एक्चुअली ऐसा कहा जाए कि अगर मेरे पास 1 एटीएम है, सॉरी 1 एट एसटीपी, अगर मैं 1 मोल कोई भी गैस लूंगा, है ना, 1 मोल गैस लूंगा तो कितनी जगह लेगा, 22.4 लीटर, इतनी जगह लेता है। ये जो वॉल्यूम है वो कौन सा है, एक्चुअल वॉल्यूम। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे मॉलिक्यूल की जो साइज है, मॉलिक्यूल का साइज है उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है। मुझे मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसका साइज निकालना है और दोनों का फ्रैक्शन लेना है ना। चलो, तो मैं क्या करूंगा, 22.4 लीटर है ना, लीटर मतलब देखो ध्यान से सुनना, 1 लीटर मतलब कितनी जगह होती है। तो देखो एक मैं तुम्हें कन्वर्जन सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर, 1000 लीटर किसमें आता है पता है, 1 मीटर क्यूब में। तो इसको यहां भेज दूंगा तो मैं कह सकता हूं 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये मेरे पास एक्चुअल वॉल्यूम है किसका, 1 मोल गैस का। हमारे पास गैस कौन सा है, आगे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन गैस SSTP, ओके, टेक द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज टू बी 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब हमें 3 एंगस्ट्रॉम लेना है। डन, ओके, मैं लेता हूं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम किसका, एक का निकालो है, एक गैस का, फॉर 1 गैस, एक मॉलिक्यूल फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मैं उसका निकाल रहा हूं। आगे चलो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई की जगह पे 3.14 और रेडियस कितना होगा इसका आधा, डायमीटर मुझे दे रखा है, डायमीटर कितना है 3 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इसका आधा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब। अच्छा जी, ओके सर। तो इसका मुझे ये वॉल्यूम मिला ना, किसका, एक का ये वॉल्यूम मिला। लेकिन एक्चुअली मेरे पास कितने हैं, 1 मोल है, 1 मोल, मतलब 1 मोल में अगर देखा जाए तो कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात समझ रहे हो ना, ये एक की जगह है, ये किसकी जगह है बेटा, ये जो जगह दे रखी है ये किसकी जगह है, एक की है। ये जो जितनी वॉल्यूम बताया किसका बेटा, एक का है। बट मुझे किसका निकालना है, 1 मोल का। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻10 होल क्यूब, राइट। ओके सर, आगे अब मैं क्या करूंगा, मुझे रेशियो बोला था, फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम। मतलब अगर मैं फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या ले लूंगा, एक्चुअल वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एक्चुअल वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना था, ये रहा 6.022 इंटू 10⁻23 4/3 3.14 और 1.5 को क्या लिख सकता हूँ 3/2, वो भी 3 बार। और ये 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 10⁻⁻30 होल डिवाइड बाय, मेरे पास वॉल्यूम कितना आ रहा था, ये जो था तुम्हारा कौन सा वॉल्यूम था, एक्चुअल वॉल्यूम है
22.4 10⁻³ मीटर क्यूब ना। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लो तो तुम्हारा जो ये आंसर है वो इतना आ रहा है 3.8 इंटू 10⁻⁴ इतना आ रहा है। क्लियर है? ये तुम्हारा आंसर है। कोई कंफ्यूजन बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है? molar volume is to be volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure so that 22.4 लीटर। मुझे ये प्रूव करना है कि जो जगह लेता है एसटीपी पे वो कितना होता है 22.4 लीटर। चलो आते नीचे। ओके सॉल्व लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। ओके एन क्या है? मैंने 1 मोल ले लिया, उन्होंने बोल रखा था। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273। प्रेशर कितना होता है 1 atm। प्रेशर होता है तुम्हारा 1 atm। हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई क्या होता है पी। एन की वैल्यू 1 मोल, आर की वैल्यू 8.314 टेम्परेचर था 273 और प्रेशर जो है वो 1 atm 1.013 इंटू 10⁵। तो इसको काट पीट करके जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 0.224 मीटर क्यूब। एज यू नो हमने पढ़ाया था तुम्हें कि 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है ना। तो मीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो 10⁻³ लीटर। तो 0.0224 इंटू 10⁻³ लीटर। अगर मैं 1 2 और 3 यहाँ पे लगा दूं पॉइंट तो कितना हो जाएगा 22.4 और ये पावर 0 हो जाएगी लीटर। ये तुम्हारा वॉल्यूम। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। चलो figure 13.8 show that the PVD versus PV by T versus oxygen or gas of the two different temperature। ओके दो टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, देखते हैं। नाइस क्वेश्चन। देखो ये जो है ये लाइन है, ये किसकी लाइन है आइडियल गैस की। सर कैसे आइडियल गैस की है? देखो किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, इसके वर्सेस इसका ग्राफ है ना। चलो बताता हूँ ये है क्या। एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ जी सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो। मुझे ऐसा कुछ बनाना था। क्या बनाना था मुझे ऐसा कुछ बनाना था है ना। मुझे ऐसा बनाना था तो मैंने क्या किया, मैंने टी को यहाँ पे ले लिया। पीवी बाई टी इज इक्वल टू एनआर। बट अगर मैं कोई एन मतलब मोल होता है, मोल अगर मैं कोई फिक्स मोल ले लूँ लेट 1 मोल 2 मोल 5 मोल मतलब एन की वैल्यू में फिक्स कर दूँ तो एन भी फिक्स आर भी फिक्स मतलब पीवी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हाँ जी सर फॉर फिक्स्ड मोल है ना, फॉर फिक्स मोल। तो ये कांस्टेंट का मतलब कोई चीज वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर मैं इस यहाँ पे इसको लूँ तो ये कोई फिक्स हो जाएगा। आप प्रेशर को जो चेंज करना चाहे करो, वॉल्यूम को जो चेंज करना चाहे करो, टेम्परेचर को जैसा चेंज करना चाहो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा फिक्स। डन। ओके हाँ अब ये जो है वो रियल गैसेस है। एक ये लाइन जो गई है ये, और दूसरी तुम्हारी ये लाइन जो गई है वो, ये ऐसे ही दूसरी लाइन गई है ये। दोनों कैसी बेटा? दोनों रियल गैसेस हैं। अच्छा आइए नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई? सिग्निफाई क्या कर रहा है? रियल गैस। रियल गैस का पीवी बाई टी क्या मिलता है बेटा? कांस्टेंट। ओके विच इज ट्रू T1 इज ग्रेटर देन T2 और T1 इज लेस देन T2। अच्छा तो एक जो मैं तुम्हें है ना गुरु मंत्र दे रहा हूं बेटा, गुरु मंत्र नोट कर लो फटाफट। गुरु मंत्र गुरु मंत्र गुरु मंत्र गुरु मंत्र। ओके गुरु मंत्र क्या है? रियल गैस को क्या बनाना है? आइडियल गैस। क्या बनाना चाहते हो बेटा? आइडियल गैस। अगर रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो एक चीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो क्या? ईमानदारी। नहीं नहीं ईमानदारी नहीं, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए दिल भावना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल गैस को अगर आइडियल गैस बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर प्यार मोहब्बत जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत मतलब क्या बेटा? कि उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
0 होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। बट रियल में हम 0 तो कर नहीं सकते। क्या सर, हम 0 कभी नहीं कर सकते? ना बेटा, किसी के अंदर प्यार मोहब्बत वाली जो भावनाएं हैं वो हम कभी 0 नहीं कर सकते। वो हमेशा थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन कोई कहता नहीं, बट होता जरूर है। ठीक है, अच्छा जी सर। मतलब अगर आपको रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो उसकी प्यार मोहब्बत को मारना होगा। मतलब सर ये तो गलत काम हो गया। हाँ तो बेटा गलत गलत काम हमें करना पड़ेगा। ओके, तो गलत काम मतलब सॉरी गलत काम नहीं करा रहा हूँ। हाँ तो इसको रियल गैस को आइडियल गैस बनाने है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। मतलब इनके जो अंदर जो अट्रैक्शन आ रहा है ना, इसको मुझे कम करना है। तो कैसे करें? दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है। दोनों एक दूसरे से दूर रहे। दूर रहने का मतलब कैसा है? प्रेशर बहुत कम कर दो। प्रेशर कम कर दोगे, प्रेशर ज्यादा होता तो पास पास में एकदम से चिपक जाते एक दूसरे से। प्रेशर बढ़ा दोगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के एकदम पास में दबा दोगे। प्रेशर बढ़ाओगे मतलब दबता है ना। अच्छा नहीं, दूर करना, प्रेशर हो सके उतना कम, है ना। और दूसरी चीज क्या करेंगे? टेम्परेचर। पास देखो, धीमे धीमे चलेंगे ना तो बातचीत होती रहेगी, प्यार मोहब्बत होता रहेगा। एकदम स्पीड बढ़ा दो, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दो कि एक दूसरे से रुके ही ना, एकदम पास में से एकदम सन्न 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 निकले, एकदम एक दूसरे से पास रुके ही ना। तो मतलब आपको क्या करना है? टेम्परेचर हो सके उतना ज्यादा और प्रेशर हो सके उतना कम, है ना। अच्छा, इन दोनों में मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ पास में है। ये जो लाइन मारी है तुमने, बेटा तुमने नहीं मारी है। सर क्या क्या कहते हो आप? नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं सुना। हाँ, मैं जो ये कह रहा हूँ बेटा, ये जो ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसकी है? ग्रीन सिग्नल नहीं है। ये ग्रीन लाइन जो है वो आइडियल गैस की है। ये किसकी है? आइडियल गैस की। और ये दोनों रियल गैस की। अब कौन सी वाली लाइन पास में है? तो मैं कह सकता हूँ पिंक वाली लाइन ग्रीन के पास में ज्यादा है और ब्लू वाली लाइन पिंक से ग्रीन से दूर है। तो जो पास में है वो ज्यादा अच्छा है ना। इसको अगर मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कह दूं, गैस 1 जो है वो ज्यादा आइडियल की तरह है कंपेयर टू गैस 2। आइडियल होने के लिए, आइडियल बनने के लिए टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूं किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2 का टेम्परेचर कम होगा। देन ओके, तो तुम्हारा ये आंसर राइट, ये सही है और ये है गलत। T1 ज्यादा है, T2 कम है। ओके, अच्छा थर्ड चीज, दोनों चीज हो गई है। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे पे आते हैं। What is the value of PV by T where the curves meet on the y axis? अच्छा जी सर, मतलब ये जो y एक्सिस पे मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं। मतलब ये जो और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो एक ही पॉइंट है ये पूरा। हाँ जी सर, आप कह सकते हो क्योंकि दिखाई दे रहा है ग्राफ में। ओके, मीट ऑन द वाई एक्सिस, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है, तो ग्रीन वाला पॉइंट और सबका पॉइंट सेम है। तो एक काम करता हूँ, मैं आइडियल गैस की जो इक्वेशन थी वही वहां पे लगा देता हूँ। ओके सर, आप लगा दीजिए, हम देखते हैं। चलो, परफेक्ट है ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ? ओके चलो, हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी। टी को हम नीचे लेते, पी वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर। अच्छा, एन इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 1 मोल। कितना होता है बेटा? 1 मोल। एन इज इक्वल टू 1 मोल। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रहा 8.31। एक सेकेंड, if we obtain the similar plot for the kg of hydrogen, what will be get the same value pvt where the curves meet on y-axis? If not, what mass of hydrogen yield to the same value pv by t for low pressure high temperature? देखो यही बोल रखा है ना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर एस जितना हो सके उतना कम, टेम्परेचर जितना हो सके उतना ज्यादा। देन molecular mass of hydrogen is this and oxygen is this and r की value is this। चलो, कोई कंफ्यूजन? चलो, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे PV बाई टी मोल। तो मोल मुझे दिया नहीं है, मोल मुझे निकालना होगा। 1 मोल कहा होता तो मैं 1 मोल ले लेता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? देखो ये डेटा दे रखा है, इफ यू ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट फॉर दिस 1.00 इंटू 10⁻³ kg मास दे रखा है। मास बट में ग्राम में ले लूँ तो माइनस हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, है ना। मास तुम्हें दे रखा है, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मोल मतलब क्या होता है? मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है? 1, और मोलर मास कितना है? अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 32। आर, आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31 पीवी बाई टी
और पीवी बाई टी की जो वैल्यू हो जाएगी 0.26, है ना। इसका यूनिट होता है जूल, पीवी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। ये तुम्हारा हो गया पीवी बाई टी। पीवी बाई टी। अच्छा, सेम चीज मुझे किसके लिए निकालनी है? हाइड्रोजन के लिए भी निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? हाइड्रोजन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, चलो मुझे हाइड्रोजन के लिए भी निकालनी है। ओके सर, आइए निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए मुझे पूछा गया पता है कितना मास लगेगा, व्हाट विल बी द सेम वैल्यू, है ना, व्हाट विल गेट द सेम वैल्यू विद द व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अच्छा चलो निकाला जाए, रेडी? ओके सर, चलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी यहाँ पे पीवी बाई टी इज इक्वल टू एनआर। पीवी बाई टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.26, 0.26, एन की वैल्यू मास अपॉन मोलर मास और आर की वैल्यू 8.31, है ना। चलो आप इसको क्या करो फिर, 0.26 को आप ये लिख दो ऐसे। 0.26 मतलब क्या है? 8.31 डिवाइडेड बाई 32। मास, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और 8.31, इसको काट देंगे, है ना। तो मास आ जाएगा 1/32। ओके, मास इज इक्वल टू 1/32 ग्राम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, an oxygen cylinder of volume 30 liter has an initial gauge pressure इतना था, then and temperature इतना, after some oxygen is withdrawn, उसमें से कुछ ऑक्सीजन निकाल दिया from the cylinder, okay, the gauge pressure drops to 11 atm and its temperature drops to 17 degree, मतलब टेम्परेचर घट गया। estimate the mass of oxygen taken out from the cylinder, okay। तो हमें क्या कह रखा है? हमें यह कह रखा है, हाँ हमें ये कह रखा है कि आप एक सिलेंडर था, मैं लेता हूं इनिशियल और फाइनल। मान लो प्रेशर था P1, प्रेशर कितना था? 15 atm, ओके सर। वॉल्यूम कितना था? सिलेंडर का वॉल्यूम था 30 लीटर। अच्छा, उसके अंदर मास था m1, नहीं पता कितना था, ओके। अच्छा, टेम्परेचर जो था ना, वो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना मास था मुझे नहीं पता, ओके। अब कुछ अमाउंट ऑफ गैस अंदर से निकाल दिया, ओके सर। अब प्रेशर जो है वो 11 atm हो गया, देखो कितना हो गया? 11 atm। और टेम्परेचर जो हो गया वो 17 डिग्री, ओके। टेम्परेचर जो हो गया वो 17 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बच्चे, यहाँ पे जनरली तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सिलेंडर जो था, ये क्या था? सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम, ये जो है वो कभी चेंज हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा वॉल्यूम जो होगा वो 30 लीटर ही होगा, मतलब वॉल्यूम तुम्हारा कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको वॉल्यूम को V ही कर दो, काम खत्म। पहले मास m1 था, अब मास बचा m2। आपको क्या निकालना है? डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल हो जाएगा m2 माइनस m1, सिंपल नहीं, है ना। ये m2 माइनस m1, अगर ऐसे करोगे तो आपको मास नेगेटिव आएगा। मास ये इंडिकेट करेगा कि इतना मास चला गया। अगर m1 माइनस m2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा। डन। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। हम लिखते हैं, हमारे पास है इनिशियल PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, P1 V1 N1 T1, P2 V2 N2 T2। अच्छा, वॉल्यूम सेम था तो वॉल्यूम का चेंज लिखो नहीं लिखो, दोनों बात एक ही है। वॉल्यूम V और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था? V। अच्छा, P1 V is equal to M1 डिवाइड बाय M R T1, और यहाँ पे हो गया P2 V is equal to M2 M R T2। अब आपको है ना तरीका देता हूँ, देखो हमेशा ऐसे ही किया करो। अगर ऐसा कुछ रिलेशन बना लो, है ना, ऐसा रिलेशन आप बना लो। अब इसके बाद करो क्या, इसके बाद ऐसा करो कि दोनों का रेशियो ले लो, ताकि V R ये सब जितनी एक्स्ट्रा चीजें ना कट जाए। आपका जो आंसर रहे ना वो देखो, ये M भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। चलो
तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, P1V M1M RT1 डिवाइड बाय, ये P2 ले लेता हूं, P2V डन, M2 M RT2 M कट गया, R कट गया, V कट गया, बचा क्या बेटा, बचा तुम्हारा P1 by P2 इज इक्वल टू M1 M2 बचा, M1 T1 M2 T1। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपसे, यहाँ पे अगर आप ऐसा लोगे तो यहाँ पे जो आपका M1 और M2 इनका रेशियो मिलेगा, ना कि M1 और M2 की इंडिविजुअल वैल्यू। बात समझ आई? अगर कितना रेशियो अगर पूछा होता तो उससे मास का, किसका बेटा, मास का, कि मास कितना अमाउंट चला गया, कितना बचा, या परसेंटेज फ्रैक्शन पूछा होता तो आप ये निकाल सकते थे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये नहीं है, है ना, आपसे पूछा ये नहीं है, आपसे पूछा ये है कि कितना अमाउंट गया है। तो अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपका होगा क्या, आपका M1 और M2 का रेशियो बनेगा, ना कि M1 M2 की इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। अगर आपको M1 M2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है तो आपको इसे पूरा सॉल्व करके यहाँ पे M1 की वैल्यू निकालनी होगी और वहां से M2 की वैल्यू। चलो यहाँ से M1 की वैल्यू निकालो। सो M1 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, M1 को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, P1V और M ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय RT1 इज इक्वल टू M1 और यहाँ पे हो जाएगा P2V और यहाँ पे M और RT2 नीचे, वेरी गुड, RT2 नीचे, शाबाश, M2। P1 की वैल्यू कितनी थी, 15 ATM, डेटा देख लेते हैं, देखो कितना था, 15 30 27 11 30 17, है ना, चलो 15 30 27 11 30 17। अच्छा, ये जो वॉल्यूम के साथ लीटर में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो -3, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो -3। ओके, ये टेम्परेचर था T1 27 डिग्री। अब 27 डिग्री आप इसमें तो लिखोगे नहीं, आपको किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, उसमें फ़ारेनहाइट में, सॉरी केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे क्या करोगे, बताओ बताओ, इसे क्या करोगे आप, उसमें कन्वर्ट कर लोगे, बताओ केल्विन में, तो इसका केल्विन कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, और इसका केल्विन कितना हो जाएगा, 290 केल्विन। ओके, आर की वैल्यू 8.314 और आर की वैल्यू 8.314। अच्छा, ये मास किसमें था, ग्राम में था, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, O2 का 32 और इसका भी कितना हो जाता है 32। इससे इसको सॉल्व करोगे M1 मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे M2 मिलेगा। चलो यहाँ पे देखने पे M1 M2 की जो वैल्यू आ रही है बताते हैं। जो एक बार M1 की वैल्यू आई थी वो 584.84 ग्राम, 584.84 ग्राम आई है, और जो M2 की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन आ रही है M2 की 453.1, कितनी, 453.1 ग्राम। अगर मैं डेल्टा M निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ M1 माइनस M2, 584.84 था उसमें से 453.1 चला गया तो कितना ग्राम बचा, जो ग्राम बचा है वो है 131.74 ग्राम यूज हो गया, इतना बाहर निकल गया। देन ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। An air bubble of volume 1 centimeter cube, okay sir, rise from the bottom of lake 40 meter deep at the temperature 12 degree Celsius। ओके, जितना दे रखा उतना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, बताता हूँ क्या है बेटा। चलो इन्होंने क्या रखा है कि ये समंदर की सरफेस है, इससे कुछ गहराई, यहाँ पे एक वाटर बबल है जो समंदर की सरफेस पे आया है। ये जो गहराई है वो 40 मीटर है। इस जगह पे वॉल्यूम था, इस जगह मैं प्रेशर कह देता हूँ P1, वॉल्यूम हो जाएगा V1, टेम्परेचर हो जाएगा T1। प्रेशर मुझे नहीं पता है फिलहाल के लिए, बट जो वॉल्यूम था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था। कितना था बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर निकाले थे, टेम्परेचर जो था उन्होंने क्या रहता था 12 डिग्री, है ना, 12 डिग्री। तो 12 डिग्री को अगर कन्वर्ट करूंगा 285 केल्विन। हाँ, to this what volume does it grow when it reaches the surface with the temperature 35 डिग्री। मतलब जब सरफेस पे आया है ना, यहाँ पे इसका प्रेशर में P2 बोल दो, वॉल्यूम में V2 बोल दो और टेम्परेचर में T2 बोल दो। वॉल्यूम में कितना चेंजेस आया,
कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर हो गया 35 मतलब 308 केल्विन, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता होगा, कैलकुलेट करें, सोचो तो कैलकुलेट करो, प्रेशर कितना होगा, एक सेकेंड, इधर प्रेशर कितना होगा ऊपर वाले में, एकदम ऊपर हाइट पे होगा, यहाँ पे एकदम ऊपर जब आ गया होगा, प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर होगा। चलो ये P1 कितना होगा, P1 अगर मुझे निकालना है तो ρg H1 से निकाल सकता हूँ, है ना। मैं क्या कैसे करता हूँ, नीचे जो है प्रेशर वो P1 है, P1 मैं कह सकता हूँ P2 प्लस ρg H, P2 कितना था 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो मतलब पानी की डेंसिटी 10⁵, जी की वैल्यू होती है 9.8 और ये कितना है बेटा 40। तो मैं यहाँ पे समुद्र के अंदर जो है 40 मीटर जाने पे प्रेशर तुम्हें मिलेगा, है ना। तुम्हें प्रेशर की वैल्यू निकाली जाएगी। ओके, जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी वो है 4.9, जो हो रही है 49330 पास्कल, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁵ पास्कल, इतनी हो जा रही है वहां पे प्रेशर। अच्छा मुझे ऐसा बताओ कि जो बबल था, देखना कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। तो देखो यहाँ पे जो भी अंदर गैस था वही गैस यहाँ पे कहीं से एक्स्ट्रा गैस कोई आया अंदर, जितना गैस यहाँ पे था नीचे था उतना ही गैस ऊपर गया होगा ना। मतलब क्या कांस्टेंट है तुम्हारा, एन कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एन होगा और यहाँ पे भी एन होगा। मतलब अगर मैं दोनों जगह पे फॉर्मूला लगाऊं आइडियल गैस इक्वेशन का, तो P1V1 nRT1 इज इक्वल टू P2V2 nRT2, ये निकालना है। ओके, ये जो है ये इक्वल यहाँ पे नहीं लिखना था, P1V1 इज इक्वल टू nRT1, P2V2 इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन का मैं रेशियो ले लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो P1V1 nRT1 P2V2 nRT2, nr कट जाएगा। ओके सर, मुझे क्या निकालना है, V1 निकालना है कि V2 निकालना है। ऊपर वाला वॉल्यूम V2 था, ऊपर वाला वॉल्यूम कौन सा था, V2 निकालना था, है तो मैं V2 निकाल लेता हूं। अगर मैं V2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो V2 यहाँ पे जाएगा, T1 यहाँ पे जाएगा। देखो P1 V1 अपनी जगह पे, P2 भी अपनी जगह पे, T1 नीचे आ जाएगा, T1 यहाँ पे T2 था वो ऊपर चलेगा, T2, सारी वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा P1 की जो वैल्यू है T2 की वैल्यू है 308, ओके। P2 की वैल्यू जो आ रही है, सॉरी P1 है, P1 की जो वैल्यू आ रही है 4.9 इंटू 10⁵, वॉल्यूम कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे आएगा P2 जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का है वो 1.013 इंटू 10⁵, और T1 जो टेम्परेचर था वो 285। आपको राउंड ऑफ कैसे लेना है, इसको आपको 308 लेना है, इसको 4.9 ही लेना है, 10⁵ लेना है, इसको 1 मानना है, इसको 285 मानना है, डन। और V2 जो V2 की वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 5.263 सेंटीमीटर क्यूब, डन। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 हमें निकालना है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल inclusive of oxygen, nitrogen, water, vapor and other constituent in room of capacity 25 meter cube at temperature 27 degree Celsius and 1 atm, है ना। मुझे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। चलो वॉल्यूम दे रखा है, हाँ जी सर कितना है 25 मीटर क्यूब, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी मुझे चीजें चाहिए मेरे पास सारी चीजें हैं। देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, PV n की वैल्यू होती है n डिवाइड बाय Na, RT, P है हाँ है, V है हाँ है, RT n सब कुछ मुझे n निकल आएगा, डन। ये वैल्यू रखते हैं। अच्छा हाँ, इसको जो कहा जाता है R/Na, ये जो R/Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ PV, है ना, इसको क्या कह सकता हूँ Kb Nt, सो Kb लिख सकता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ तो ये दोनों वैल्यू आपको लिखनी नहीं रहेगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 10⁻23। चलो सारी वैल्यू रख देते हैं, Kb Nt
पी की वैल्यू कितनी है 180 1.013 इंटू 10⁵. अच्छा वॉल्यूम कितना दे रखा था 25 मीटर क्यूब. ये हो गया 25 मीटर क्यूब. ओके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23. एन की वैल्यू निकालनी जो टेम्परेचर था वो 27 मतलब 300 केल्विन. देन सारी चीजें डिवाइड में चली जाएंगी बेटा. हो गया 1.013 इंटू 10⁵ multiply by 25 whole divided by 1.38 into 10⁻⁻23 divided by 300 is equal to n. और n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. और यहाँ पे n की वैल्यू जो आ रही है वो है तकरीबन 6.11 and 10⁻26 मॉलिक्यूल्स. ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आई n की वैल्यू आई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं. एस्टिमेट्स द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम. किसकी बेटा हीलियम एटम. ओके सर हम हीलियम एटम की एवरेज थर्मल एनर्जी मतलब किसके बारे में बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें. कितनी होती है हाफ. ओके काइनेटिक एनर्जी जो होती है 3/2 kBT. हम ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालनी है. ओके हीलियम गैस की कितनी निकालनी है कहाँ पे. अच्छा टेम्परेचर मुझे दे रखा है रूम टेम्परेचर देखा है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन के टेम्परेचर पे टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन द टिपिकल कोर टेम्परेचर ऑफ केस ऑफ सन. मतलब ये जो ऐसे डायरेक्ट टेम्परेचर बोल सकते थे लेकिन इन्होंने ये सफिक्स में इसके लिए लिखा ये सारी चीजें ताकि हमें क्लियर हो कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है. लाइक अगर रूम टेम्परेचर बोला है तो ये रूम टेम्परेचर कितना हो रहा है. देन चलो तो काइनेटिक एनर्जी 1 ये तो आप आराम से कर सकते हो 3/kBT. kB की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 और टेम्परेचर हो तो 300. पहला वाला कितना हो गया 300. कैलकुलेट करो आंसर निकल आएगा. काइनेटिक एनर्जी 2 चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कितना हो रहा है. ये होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर जो है वो 600 केल्विन. बहुत बढ़िया. और ये जो काइनेटिक एनर्जी 3 कितना बोल रखा है 10 मिलियन मतलब 1 करोड़. काइनेटिक एनर्जी 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और यहाँ पे जो हो गया 10 मिलियन मतलब 10⁻7. ये सभी चीज का अगर कैलकुलेशंस करोगे तो आपको मैं 1 बाय 1 सारी वैल्यू लिख देता हूँ. जो पहले वाले में आंसर आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 6.21 माइनस 10⁻⁻21 जूल. इतनी काइनेटिक एनर्जी है पहले वाले केस में. देन सेकेंड वाले केस में आ रही है 1.24 कितना आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 1.24. ओके 1.24 इंटू 10⁻⁻19 जूल. और इस लास्ट वाले केस में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.07 10⁻16 जूल. वेरी गुड बहुत बढ़िया. सारे केस में अलग अलग आंसर आ रहा है. वो किसके हिसाब से है टेम्परेचर के हिसाब से. ज्यादा टेम्परेचर तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम टेम्परेचर तो कम काइनेटिक एनर्जी. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाँ 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैज है ना. इक्वल कैपेसिटी मतलब उनके अंदर जो गैस आ सकता है वो इक्वल है. सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर. ओके द first vessel contains neon monoatomic, second contains chlorine diatomic and third contains uranium hexafluoride polyatomic. Do the vessel contains equal number of respective molecules? Okay, if the root mean square speed of molecules are the same in 3 case, सारे केस में जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी VRMS वो सेम होगी. इफ नॉट विच केस इज VRMS इज लार्जर. देन हमसे ये पूछा गया है किसमें स्पीड ज्यादा होगी और किसमें स्पीड कम होगी. ओके आइए टॉपिक पे आते हैं. 3 इक्वल वेसल है ना. अच्छा उसके अंदर क्या ये जो है कंटेन्स इक्वल नंबर. देखो ध्यान से देखिएगा PV इज इक्वल टू NRT होता है. देन अच्छा PV इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे मोल नहीं पूछा है यहाँ पे नंबर पूछा है. नंबर वाला फॉर्मूला क्या होता है N/NA RT. N को सब्जेक्ट बना लेते तो PV इंटू NA डिवाइड बाई RT इज इक्वल टू N. अच्छा पहले वाले केस में देखा जाए तो देखो सेम टेम्परेचर भी सेम हो गया. सेम प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है. इक्वल कैपेसिटी वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा. NA और R की वैल्यू फिक्स है. मतलब
n जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गया, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो किसी पे चेंज ही नहीं होने वाला है, वो कांस्टेंट हो गया। कैसा हो गया? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब तीनों में सेम होगा। n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ। नेक्स्ट हो गया। हाँ, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कैसी होगी? देखो टेम्परेचर सेम है। कैसा सेम है? टेम्परेचर सेम है। ओके, अब देखिए जाएगा रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसी आती है। देखो टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम होने की वजह से ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पर टेम्परेचर सेम है तीनों का, मतलब तीनों की काइनेटिक एनर्जी भी कैसी हो गई जनाब? सेम हो गई तीनों की काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, बट जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। हाँ जी सर, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लेते हैं हम? कांस्टेंट मान लेते हैं कि चलो काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आ रही है। ओके सर, अच्छा, लेट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, सबकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये चीज दिमाग में हमेशा रखना। टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। फिर से बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कैसी हो जाती है? कांस्टेंट। ओके, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी आरएमएस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके सर, कांस्टेंट। टू ऊपर चलेगा, एम नीचे चलेगा, वी आरएमएस इज इक्वल टू के, टू ऊपर चलेगा टू और नीचे क्या हो जाएगा? एम, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वी आरएमएस किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/m का रूट, है ना। वी आरएमएस किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/m का रूट। अच्छा, तो इसको और अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू 1/√m, नहीं सॉरी, इक्वल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब किसके प्रोपोर्शनल में है? अगर मास की वैल्यू इंक्रीज करोगे, क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखिए, मास की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज की, इफ यू मास की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा डिक्रीज, है ना। अच्छा, तो मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मास लिख देता हूँ। तीन चीज हमारे पास है। अच्छा, डन, तो तीन चीज हमारे पास है, उसको हम लिख देते हैं। हाँ, पहला जो था नियॉन, नियॉन का मास को हम m1 कह देते हैं। दूसरा क्या था? क्लोरीन, क्लोरीन के मास को हम n2 कह देते हैं। और ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के मास को हम m3 कह देते हैं। अच्छा, कौन भारी होगा? m3 सबसे भारी होगा, क्लोरीन उसके बाद में होगा, और नियॉन उसके उससे हल्का होगा, है ना। अच्छा, तो सबसे हल्का है m1, उससे भारी है m, देखो सबसे हल्का है m1, उससे भारी है m2 और उससे भारी है m3। डन। चलो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, m1 हल्का है, m2 भारी है और m3 बहुत भारी है। तो V1 RMS, V2 RMS और V3 RMS उल्टा हो जाएगा। जो भारी होती है उसकी स्पीड कम होती है और जो हल्का होती है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी नियॉन की और सबसे कम स्पीड होगी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की। डन। ओके सर, नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अच्छा, हमें बोल रखा है एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एटम -20 डिग्री सेल्सियस, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन इज दिस एंड हीलियम इज दिस। डन। चलो, हमें ये चीजें निकालनी है। चलो, टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस दे रखा है। ओके सर, किस टेम्परेचर पे? व्हाट टेम्परेचर, मतलब हीलियम का मुझे पता है, आर्गन का निकालना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kBT। पर इन्होंने बोल रखा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे, स्पीड के बारे में बात करें। और काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। एक इक्वल टेम्परेचर पे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है ना। स्पीड भले अलग अलग हो, ध्यान से सुनिएगा, भारी हो हल्का हो, स्पीड स्पीड आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी की स्पीड ज्यादा किसी की स्पीड कम भी हो सकती है। बट जो टेम्परेचर, अगर 300 कैलिन, 400 कैलिन, 500 पे कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी गैस ले लो, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम मानी जाती है। रियल में आइडियल गैस नहीं होते हैं, रियल गैस होते हैं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट
अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो क्या होता है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम। दिमाग में बेटा ये स्टेटमेंट कंपलसरी डाल लीजिएगा कि सेम टेम्परेचर पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के सारे गैस की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, बट स्पीड अलग अलग होती है। जिसका मॉलिक्यूल भारी होता है उसकी स्पीड कम होती है, जिसका मॉलिक्यूल हल्का होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT। अच्छा, 2 कर गया। अगर ये जो स्पीड थी वो क्या थी, RMS, बट मैं वी स्क्वायर ही लिखूंगा, तुम लोग RMS लगा दीजिएगा, 3 kBT डिवाइडेड बाई m। अच्छा, दोनों की स्पीड सेम है। किसकी किसकी, टीम m1, अगर मैं इसको बोल दूं, आर्गन को मैं m1 बोल दूं और हीलियम को क्या बोल दूं बेटा मैं m2, तो इसकी स्पीड हो जाएगी v, स्पीड सेम है ना। इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा T1 और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। अच्छा, वी स्क्वायर उसी तरीके से 3 kBT2 डिवाइड बाय m2। अच्छा, मैं दोनों को कंपेयर कर लूं, दोनों की स्पीड कैसी है, ये हो गया तुम्हारे आर्गन के लिए, ये किसके लिए हो गया, आर्गन के लिए, और ये किसके लिए हो गया बेटा, हीलियम के लिए। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एक कंपेयर कर लेते हैं। 3 kBT1 3 kBT1 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू 3 kBT2 डिवाइड बाय m2। 3 kB कर गया। अच्छा, तुम्हें क्या निकालना है, T2 निकालना है, टेम्परेचर। तो सो T2 इज इक्वल टू m2 वहां पर चला जाएगा, T1 m2 डिवाइड बाय m1। अच्छा, T1 टेम्परेचर कितना था, -20 डिग्री है ना, तो 253 हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 253 केल्विन। m2 मास कितना है, m2 मतलब किसका मालूम, हीलियम का, हीलियम का जो मास है 4। ओके, और m1, हाँ m1 कितना है, m1 ये रहा, m1 ये, तो m1 तुम्हारा था 39.9। देन सीबीएसई वाले आप इसे क्या कर सकते हो, देखो अब इसे आप 40 मान सकते हो, तो तुम्हारा हो जाएगा 250 है ना, इसको अगर मैं 40 मान लूँ तो नीचे कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.3 केल्विन। T2 इज इक्वल टू 25.3 केल्विन। चलो, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, T1 कौन सा था, आर्गन था, आर्गन का टेम्परेचर दिया हुआ था डिवाइड बाय आर्गन, आर्गन का टेम्परेचर दिया हुआ है ना, हीलियम का टेम्परेचर दिया, अच्छा सॉरी, हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है, आर्गन का निकाला है, गलत चीजें लिख दी है, T1 नहीं दिया, T2 दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन इधर चला जाएगा, एक सेकेंड ना, तो ये हमें वही, हाँ हीलियम दिया है, आर्गन नहीं, तुम्हें T1 निकालना है, T2 नहीं, तो ये M2 T1 अपनी जगह पे रह जाएगा है ना। चलो फिर से कर लेते हैं, चलो T1 निकालना है, T2 M1 M2, डन। जो वैल्यू थी वो 253 इसकी थी, 253 39.9 और डिवाइड बाय 4, इसको 40 मान लो, क्या मान लो 40, तो 10 से कट जाएगा, 2530 केल्विन, इतना हो गया। नेक्स्ट मिलकर बढ़ते हैं। Estimate the mean free path and collision frequency of nitrogen molecules in the cylinder containing, मुझे mean free path निकालना, ओके, collision frequency निकालनी, ओके, nitrogen molecules, ओके, cylinder containing nitrogen molecules 2 atm, ओके, temperature दे रखा है 17 डिग्री, radius of nitrogen molecules to be roughly 1.0 angstrom, compare the collision time with the time of molecule moves freely between two successive collision, दो successive collision के बीच में collision time निकालना है ना, मतलब तुम्हें t निकालना है, ओके। अच्छा, टाइम निकालने के लिए हमारे पास जनरल देखो टाइम निकालना है ना,
ये कंपेयर द कोलिजन टाइम निकालना है विथ टाइम द मॉलिक्यूल मूवली फ्री बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब मुझे टी ये जो निकालना है इसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना है। इसे क्या कहते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ ये जो यहाँ पे गया था ये मॉलिक्यूल तो कितनी बार टकराया होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मतलब मुझे एल निकालना है। एल अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या कहते हैं हम, वी आर एम एस। तो टाव यहाँ पे चला जाए तो एल डिवाइडेड बाय वी आर एम एस। मतलब एल अगर और वी आर एम एस दोनों मुझे मिल जाए, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब मुझे निकालना है वी आर एम एस और क्या निकालना है एल। तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ, आइए देखते हैं। देखो देखिए ये जमाना अच्छी उड़ा जाए रे, बात ये कभी तो भूल। मुझे पहले निकालना है वी आर एम एस। क्या निकालेगा बाबू? वी आर एम एस। तो वी आर एम एस निकालने के लिए हम क्या करेगा, हम एक खेल खेलेगा। खेल कैसे खेलेगा? हम लेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ है 3/2 के बी टी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। ये सब कुछ नीचे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कट गई। ओके, 3 के बी टी डिवाइड बाई एम। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के बी टी डिवाइड बाई एम। ओके सर, बहुत बढ़िया। चल सारी वैल्यू रख दे। रूट 3 के बी की वैल्यू कितनी होती है? 1.3 ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर जो दे रखा था वो टेम्परेचर कितना था? कितना मैं भूल गया, देख के ऊपर 17 डिग्री, तो मतलब 290। 290। अच्छा, मास कितना होता है मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का? 28। तो केजी में ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ और इसका कैलकुलेशन करके कार्पेट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी? हाँ, 508। 508.26 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड से जा रहा था। ओके, अब मुझे निकालना है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या निकालना है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके बेटा, अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालते हैं। मुझे निकालना है एल। एल की जगह पे क्या आ रहा था फॉर्मूला? 1/√2 एन पाई डी स्क्वायर। क्या होता था? एन पाई डी स्क्वायर। एन मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल डेंसिटी है ना। हम ऐसा कह सकते थे कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्या होता था बेटा? यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, वो तो बताओ क्या करेंगे। हम ऐसे कर सकते थे, एन की वैल्यू निकालनी ना। ओके, तो अभी निकाल के देता, देखो अब भी क्या, अभी जगह तो नहीं है। चलो मुझे एन की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं नीचे जाएगा कच्चे में निकालेगा, देखना अभी, तू देखना अभी, अभी निकाल के लेके आता है। आजा सिम सिम निकालता है। ओके, क्या? एन की वैल्यू और कुछ नहीं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बोलेगा बाबा एन डिवाइड बाई एन ए आर टी पी वी, है ना। तुझे एन की वैल्यू चाहिए ना, एन। नहीं, मुझे एन की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे छोटा एन चाहिए। अरे भाई, छोटा एन क्या होता है? टोटल एन डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्या होता है? टोटल एन डिवाइड बाई, समझ में आया? ओके, तो एन ए को इधर जान दे, पी एन ए, वी को नीचे आन दे, एन बाई वी। आर टी को नीचे जान दे, तू नीचे जा, ये आर टी नीचे चली गई। समझ आया? हाँ, अच्छा। एन अपॉन एन ए, एन अपॉन वी को हमने क्या किया? छोटा एन, पी एन ए आर टी। एक सेकेंड, एक जड़ 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 पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा। और देख 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 देख, एक जादू दिखाता है, वैल्यू थोड़ी छोटी करता है, देखना भी जादू, बाबू का जादू देखना। अरे ये तो क्या हो गया, पी वी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू छोटा एन होता है, बट आर डिवाइड बाई एन ए इज इक्वल टू के बी होता है। तो एन के बी टी वी पी, ये छोटा एन हो गया, एन के बी टी है ना, के बी नीचे, पी अपॉन के बी टी इज इक्वल टू एन। कैसी लगी? कड़क ना। चल, तो अब मैं इसके अंदर ये वैल्यू डाल देता है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1/रूट एन पाई डी स्क्वायर। ऑनलाइन क्लियर है ना एकदम, आवाज कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, अब मैं क्या करेगा, √2 एन की जगह पे क्या डाल देगा? प्रेशर, और ऊपर चला जाएगा के बी टी और पाई डी स्क्वायर है। चलो सारी वैल्यू रखो इसकी, के बी की वैल्यू आती है
1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना दे रखा था? 290 डिग्री। ओके 290। और नीचे क्या है दूसरा? दूसरा है √2। प्रेशर कितना था? बोला है कुछ प्रेशर था 2.26 2 atm 2.26 इंटू 10⁵। ओके एंड सॉरी क्या बचा? पाई की वैल्यू 3.14। और ये डी की वैल्यू कितनी है? डायमीटर जो दे रखा था, देखो रेडियस मुझे दे रखा है, देखो 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 क्या दिया है? रेडियस कितनी है? Estimate the collision frequency of cylinder to atm temperature, radius of nitrogen, take the radius of nitrogen roughly 1 angstrom लेनी है मुझे। कितनी लेनी है बेटा? 1 angstrom मुझे लेनी है। रेडियस 1 angstrom, तो डायमीटर अगर रेडियस 1 angstrom है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 angstrom हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके बेटा, चल आगे आते हैं। दिमाग की बत्ती खोल गए, इसको लगा डाला। देखो पाई डी स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 290 √2 2.0 अरे 2.026 10⁻⁵ 3.14 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻20। अब इसको काट पीट के आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी आ रही है? 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, अभी तुमको टाइम पीरियड मांगता था। टाइम पीरियड के पहले फ्रीक्वेंसी मांगता था। क्या मांगता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर भी पढ़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड कितनी थी? स्पीड का कैलकुलेशन सभी किया ना, कितना आया? स्पीड का भी तो किया था, हाँ 508.26। कितना आया? 26 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आया? 1.11 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और ये मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीटर कट जाएगा, पर सेकेंड बचेगा। अब बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है? तो इसका आंसर इधर आया रहा है 4.58 और 10⁹ सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज ऐसे कह सकते हो, आपकी मर्जी। चलो डन, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अच्छा, तुम्हें कोलिजन टाइम चाहिए? क्या चाहिए? टोटल कोलिजन टाइम चाहिए। टोटल कोलिजन टाइम मतलब टाइम कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू, टी क्या है? कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम, कोलिजन टाइम इज इक्वल टू टाइम डायमीटर अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डायमीटर मतलब उसका डायमीटर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसने खुद देखो उसका डायमीटर जितना होता उतना उसने डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय स्पीड। तो डिवाइड देखो दो कोलिजन होने के लिए देखिए, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ये यहाँ पे पहुंचेगा तो सामने वाले को मारेगा। ये यहाँ पे था, यहाँ पे, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे इसको वाले को मारेगा। तो डिस्टेंस ये हो जाएगा डी, और स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 एंगस्ट्रॉम, 2 इंटू 10⁻⁻10। और स्पीड कितनी थी? 508 ना। ओके 508.26, तो काट पीट करके आ जा रहा है 3.93 इंटू 10⁻13 सेकेंड। इतने छोटे टाइम इंटरवल के अंदर कोलिजन हो रहा है। कोलिजन टाइम, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, देखो ये जो है ना कोलिजन टाइम पूछा है। क्या पूछा है? कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम मतलब ये वाला ऐसा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो देखो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो मुझे टाउ डैश निकालना है, मतलब मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय स्पीड, ये वो वाला एल अपॉन वी आर एम एस जो मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाया अभी जस्ट एंट्री जो स्टार्ट होते हैं तुम्हें जो पढ़ाया ना वो, कि मैं ये आर एम एस वगैरह सब क्यों निकाल रहा हूँ। ये एल, एल तुम्हारा कितना आया था जनाब? एल बताओ बताओ बताओ। एल जो था देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ये एल आया था। और वी आर एम एस जो आया था 508.26 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कर ऊपर आ गया, तो ये आंसर आ रहा है
2.18 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये 10⁻⁻10 है और ये 10⁻13 है। अब दोनों का मुझे कंपैरिजन करनी है, मतलब रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करेगा, जो बड़ा नंबर है उस पर छोटा नंबर नीचे, चलो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। रेशियो कंपैरिजन के लिए टाउ डैश अपॉन टाउ, टाउ डैश कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻10 और ये कितना था बेटा 3.93, ओके 10⁻⁻13। इस लगभग इसने इसको 2 से मार दिया, इसने इसको 3 से मार दिया, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/10⁻3, मतलब 1000 डिवाइड बाई 2, मतलब नियर टू 500 के आसपास आ जाएगा, है ना। चलो ओके, क्लियर है, चलिए।